एक महिला दरोगा किसी केस के सिलसिले में अपने ड्राइवर के साथ गाड़ी में बैठकर केस की जांच पड़ताल के लिए जा रही थी। दोपहर का समय हो रहा था, तो महिला दरोगा को भूख लगने लगती है। तो वह अपने ड्राइवर से कहती हैं कि यहाँ पास के ही होटल में वह चलें और वहीं खाना खाकर आगे चलेंगे, क्योंकि कुछ पता नहीं है कि तहकीकात में कितना समय लग जाए। शाम भी हो सकती है और मुझे भूख लगी है, तो आज खाना हम होटल पर ही खा लेंगे। तो वह महिला दरोगा जैसे ही होटल के अंदर दाखिल होती हैं, तो क्या देखती हैं? एक व्यक्ति जूठे बर्तनों को मांज रहा है, उन्हें धोकर साफ कर रहा है। अब जैसे ही वह व्यक्ति के चेहरे की तरफ महिला दरोगा देखती हैं, तो उनके होश उड़ जाते हैं। उनके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है और आंखें भर आती हैं। वह जोर जोर से वहीं सबके सामने रोने लगती हैं। नमस्कार दोस्तों, दरअसल यह सच्ची घटना एक साधारण से घर परिवार की है, जिसमें सुमित अपनी धर्मपत्नी रचना के साथ शहर में रहता है। और रचना का सपना था कि मैं पढ़ लिख कर कोई सरकारी अफसर बन जाऊं या कोई अच्छी सी नौकरी मेरी लग जाए, जिससे कि हमारे घर की आर्थिक स्थिति बेहतर हो जाए। ऐसा रचना अपने दिमाग में विचारों को सोचती रहती थी। लेकिन सुमित एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था और 10,000 उसे तनख्वाह मिलती थी। एक दिन रचना सुमित से कहती है कि देखो, मेरा सपना है कि मैं आगे भी अपनी पढ़ाई को जारी रखूं, जिससे पढ़ लिख कर मुझे जरूर कोई ना कोई सरकारी नौकरी मिल जाएगी। सुमित की पत्नी रचना उससे बहुत प्यार करती थी। सुमित भी उसकी बातों को टाल नहीं पाता और कह देता है कि ठीक है, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। अगर आप पढ़ना ही चाहती हैं तो पढ़ाई को जारी रख सकती हो। मुझे जो 10,000 सैलरी मिलती है, उसका जो कुछ भी खर्चा होने के बाद बचेगा, वो तुम्हारी पढ़ाई में लगा दूंगा। तुम अपनी पढ़ाई जारी रखना। सुमित ने अपनी पत्नी को खूब पढ़ाया लिखाया और कुछ समय बाद पुलिस विभाग में भर्तियां निकलती हैं। तो रचना भी काफी तैयारियां कर चुकी थी। वह भी पुलिस का फॉर्म भर देती है और फिर पेपर देने के बाद भगवान की कृपा से उसका सिलेक्शन भी हो जाता है। उनकी मेहनत और लगन आखिर रंग ले आती है। सब इंस्पेक्टर यानी दरोगा की पोस्ट पर उसकी नियुक्ति हो जाती है। अब सुमित और रचना दोनों ही बहुत खुश थे। रचना एक महिला दरोगा बन चुकी थी। उनकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। सुमित और रचना दोनों ही अपने अपने यार दोस्तों और रिश्तेदारों के यहाँ खुशखबरी दे देते हैं। अब जो भी रिश्तेदार घर पर आता है तो रचना को बहुत मुबारकबाद देता है। मुबारक हो, आपको एक दरोगा बन गई हैं। सभी रिश्तेदार के जो भी लोग आते हैं, वो रचना को ही बधाई देते हैं। बधाई हो, आपकी सरकारी नौकरी मिल गई है। सुमित के भी जितने यार दोस्त आते हैं, सुमित से पूछते हैं कि मैडम जी कहाँ हैं। तो सुमित बता देता है कि मैडम अपने रूम में होंगी या बैठक में ही बैठी हुई हैं। तो सभी लोग डायरेक्टली रचना के ही पास चले जाते हैं, उन्हें बधाई देते हैं। सुमित को यह सब बातें नागवार गुजरती है। वह सोचता है कि जो कोई भी व्यक्ति आता है वो सीधा पहले मेरी पत्नी के पास ही जाता है, उसी से मिलता है, उसी को मुबारकबाद देता है। हर व्यक्ति उसी की जय जयकार लगाए हुए है। मेरी तो कोई बात ही नहीं करता, ना मेरा कोई मान सम्मान करता। मेरे इस घर में कोई इज्जत या वैल्यू ही नहीं है। इसका मतलब मैं अपनी पत्नी के सामने कुछ भी नहीं हूँ। अरे मैंने दिन रात मेहनत करके एक एक पैसा बचा करके सारा पैसा खर्च किया है, उसे पढ़ाया लिखाया है, तब जाकर उसने इस मुकाम को हासिल किया है। लेकिन कोई भी व्यक्ति मुझसे बात करने को तैयार ही नहीं, मेरी कोई वैल्यू ही नहीं समझ रहा। कुछ इस तरह की बातें सुमित के दिल दिमाग में बस जाती हैं और वह फैसला करता है कि मैं अपनी पत्नी के साथ ही नहीं रहना चाहूंगा, जिसके सामने मेरी कोई इज्जत ना, रुतबा ही ना हो। सुमित अपना अटल फैसला ले लेता है कि मुझे अपनी पत्नी से तलाक चाहिए और वह अपनी पत्नी के कई झूठे सच्चे आरोप लगाकर उनसे तलाक लेने की जिद पर अड़ जाता है। लेकिन रचना को कुछ समझ में ही नहीं आ पाता है कि वह सुमित से कहती है कि यह कैसी बातें कर रहे हो आप। मैं और आप तो कितने प्यार से रह रहे थे और यह आपकी ही सफलता तो है जो आज यह सब हो पाया है। मैं इंस्पेक्टर बन पाई हूँ, आप ही ने तो दिन रात मेहनत करके मुझे पढ़ाया लिखाया है। और अब जब मैं एक कामयाब हो चुकी हूँ, तो आप मुझे छोड़कर जाने की बात कर रहे हो, मुझसे तलाक लेने की बात कर रहे हो। सुमित, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती हूँ। रचना अपने पति के आगे हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है कि आप मुझसे तलाक मत लो, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और आज जो कुछ भी हूँ सिर्फ आपकी बदौलत हूँ। दोस्तों, आपने सोशल मीडिया पर बहुत सी ऐसी घटनाएं देखी होगी कि पत्नी जब पति पढ़ाता लिखाता है और जब वो पत्नी किसी सरकारी पोस्ट पर नियुक्त हो जाती है, तब वो पत्नियां अपने पति को छोड़कर जाने का फैसला कर लेती हैं।
उनसे डिवोर्स लेने का विचार उनके दिमाग में बसा लेती हैं, क्योंकि वह सोचती हैं कि मैं एक सरकारी अधिकारी हूँ और मेरा पति तो एक बेरोजगार मजदूर है, छोटी-मोटी नौकरी करता है। इसके साथ मैं रहूंगी तो मेरी इज्जत कम हो जाएगी। लेकिन रचना के दिल दिमाग में इस तरह का कोई विचार नहीं आता है। वह गवर्नमेंट ऑफिसर बनने के बाद भी अपने पति के आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही थी कि मुझे मत ठुकराएं, मुझे अपनी जिंदगी से बेदखल मत करिए, क्योंकि आपके बिना मेरा संसार अधूरा है। लेकिन सुमित के सर पर भूत सवार था। वह रचना की कोई बात नहीं सुनता और रचना से डिवोर्स ले लेता है। अब रचना अपने पति को छोड़कर चले जाने के बाद सदमे में पड़ जाती है और सुमित यह शहर को छोड़कर दूसरे शहर में एक कंपनी में फिर से जॉब करने लगता है। अब रचना भी खुद को संभालती है और विचार करती है कि चलो कोई बात नहीं, मेरा पति मेरे साथ नहीं रहा तो क्या हुआ, लेकिन यह नौकरी तो मेरे पास है ही, जो कि मेरे पति के ही बदौलत मुझे मिली है। और मैं हमेशा इस नौकरी को ईमानदारी से करूंगी, हमेशा अपना फर्ज अदा करूंगी और इस नौकरी पर कभी भी किसी तरह से कोई भी आंच नहीं आने दूंगी। फिर रचना अपनी ईमानदारी के साथ ड्यूटी करने लगती है। 2 साल के बाद रचना का ट्रांसफर होता है और संयोग से उसका ट्रांसफर उसी शहर में हो जाता है जहां सुमित जॉब करने के लिए आया हुआ था। तो दोस्तों, रचना एक दिन किसी केस के सिलसिले में अपने ड्राइवर के साथ गाड़ी में बैठकर केस की जांच पड़ताल के लिए जा रही थी। तो दोपहर का समय हो गया था, उन्हें भूख लगती है। वो अपने ड्राइवर से कहती है कि यही कहीं आसपास में कोई खाने का होटल होगा तो गाड़ी को रोक लेना, भूख लगी है, खाना खाकर ही आगे चलेंगे, क्योंकि पता नहीं तहकीकात में कितना समय लगेगा, शाम तक भी लौटना हो सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता, इसलिए पहले खाना खा लेते हैं। तो ड्राइवर थोड़ी आगे चलकर एक होटल के आगे गाड़ी को रोक देता है। रचना होटल के अंदर जाती है तो क्या देखती है कि उसका पति सुमित, जिनका 2 साल पहले उससे तलाक हो गया था, वह इसी होटल में जूठे बर्तनों को साफ कर रहा है, उन्हें धो रहा है। अपने तलाकशुदा पति को इस स्थिति में देखकर रचना के होश उड़ जाते हैं। उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और आंखों से आंसू बहने लगते हैं। अब जब सुमित अपनी पत्नी को देखता है तो मारे शर्म के अपनी गर्दन को नीचे कर लेता है और वहीं एक जगह बैठा रहता है। उसकी हिम्मत नहीं हो पाती है कि वह वहां से खड़ा भी हो जाए। तो रचना ही उसके पास जाती है और उनके पास बैठकर रोते हुए अपने पति से कहती है, जब आपने मुझसे तलाक लिया था तो आप एक प्राइवेट कंपनी में अच्छी खासी जॉब कर रहे थे और 10,000 महीने का कमा रहे थे। अब तो तुम अकेले भी हो या तुमने किसी और लड़की से दूसरी शादी कर ली है। तो सुमित भी जवाब देते हुए बोलता है कि मैंने कोई शादी नहीं की है। तो रचना पूछती है, तो ऐसी क्या मजबूरी तुम्हारे आगे आ गई थी, क्या दुविधा थी कि तुम इस होटल में बर्तनों को साफ करने का काम करने लगे? क्या मजबूरी थी, मुझे बताओ, तुम्हारे साथ क्या समस्या है? अपनी पत्नी के मुंह से यह बात सुनकर सुमित की आंखें भी भर आई हैं। वह भी रोने लगा है और बताता है कि मैं जिस कंपनी में पहले जॉब करता था वह शहर मैंने छोड़ दिया था, क्योंकि उस शहर में मुझे तुम्हारी याद सताया करती थी। तुम्हारे साथ मैंने उस शहर में बहुत हसीन पल बिताए थे, तो मुझसे वहां रहा नहीं गया और मैं यहाँ दूसरे शहर चला आया। यहाँ भी एक कंपनी में जॉब मिल गई थी, लेकिन कुछ दिन बाद मेरे पैर में चोट लग गई थी और जब मैं छुट्टियां लेकर कंपनी से बाद में नौकरी के लिए गया तो मुझे नौकरी पर ना रखा गया। मैं बहुत परेशान हो गया और लौटकर अपने रूम पर ही आ गया था। कुछ दिनों तक रूम पर ही फ्री रहा, तो जो कुछ भी पैसा कमाया हुआ था सभी पैसा मेरे खर्चों में, दवाइयों में लग गया। लेकिन उसके बाद मैं दर दर भटकता रहा, कहीं कोई नौकरी ना मिल पाई और एक एक पैसे के लिए मैं मजबूर हो गया था। पेट भर खाना खाने के लिए भी पैसा नहीं बचा था। तो मैंने सोचा कि जिंदा रहने के लिए खाना तो खाना ही पड़ेगा और मुझे मजबूरी में इस होटल पर ही आना पड़ा। यहाँ आया तो मैनेजर से बात हुई। उन्होंने बताया कि यहाँ तो सभी कामों के लिए लड़के लगे हुए हैं, कोई काम अभी ऐसा नहीं है जो तुम कर सकते हो। हाँ, लेकिन एक काम है, अगर करना चाहो तो यहाँ जूठे बर्तनों को साफ करने वाला कोई नहीं है। अगर तुम यह काम कर सकते हो तो मैं तुम्हें अभी से नौकरी पर रख सकता हूँ। तो मैंने सोचा कि चलो फिलहाल बर्तन ही मांज लेते हैं और तभी से मैं बर्तनों को साफ करके अपनी जिंदगी को गुजार रहा हूँ। और इतना कहकर वो फूट फूट कर रोने लगता है। तो रचना उससे कहती है कि इतना समझाया था मैंने तुम्हें कि तुम उससे तलाक मत लो, लेकिन तुमने मेरी एक ना सुनी और तुम तलाक लेकर ही मानी।
अगर मैं तुमसे दरोगा बनने से पहले भी इतना ही प्रेम करती थी, जितना कि दरोगा बनने की बात कर रही थी। तुमसे बिछड़ने के बाद मैं कई दिनों तक सदमे में पड़ी रही, लेकिन तुम एक बार भी मेरे पास लौटकर नहीं आए और न आज तक मुझसे संपर्क करने की कोशिश की। खैर, जो हो गया सो हो गया, यह सब छोड़ो। लेकिन मुझे एक बात आज तक समझ में नहीं आई कि तुमने मुझसे तलाक लिया क्यों था? क्या गलती थी मेरी जो मुझे इतनी बड़ी सजा तुमने दी? तो सुमित बताता है कि जब तुम दरोगा बनी तो जो कोई भी तुम्हारे घर पर तुमसे मिलने आता था, तुम्हें बधाइयाँ देने के लिए आता था, वो सिर्फ तुम्हें ही मान सम्मान देता था, तुम्हें ही मुबारकबाद देता था। मुझे तो कोई कुछ समझता ही नहीं था। यह सब देखकर मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। यह बात सुमित के मुंह से सुनकर रचना कहती है कि तुमने बहुत ही बड़ी गलती कर दी है। बहुत बड़ी तुम्हारी यह गलतफहमी है। अगर आपको यही लग रहा था कि तुम्हारी इसमें इज्जत कम हो रही है, तो आप सिर्फ मुझसे एक बार बता देते, मैं तुम्हारी खातिर यह नौकरी भी छोड़ देती, लेकिन आपको खुद से कभी दूर ना होने देती। मैं आज भी आपसे उतना ही प्यार करती हूँ, जितना कि पहले करती थी। सुमित, अब तुम यह बर्तनों को मांजने का काम बंद करो, और अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं एक बार फिर से आपके साथ रहना चाहती हूँ। मुझे फिर से अपना लो सुमित। और वह उसके गले लगकर रोने लगती है। तो सुमित अपनी पत्नी से कहता है कि अब आप मेरे साथ कैसे रह सकती हूँ, क्योंकि मैं तो आपके काबिल ही नहीं हूँ। तो रचना कहती है, आप मेरे काबिल पहले भी थे और आज भी हो, लेकिन आपकी गलत फहमी और गलत सोच की वजह से हम दोनों बिछड़ गए हैं। कहते हैं ना, गलत फहमी में आकर किसी भी इंसान का हंसता खेलता जीवन बिखर सकता है, और कुछ भी ऐसा ही हम दोनों के साथ हुआ है। तुम्हारे दिल दिमाग में जो गलतफहमियां थी कि मेरी कोई इज्जत नहीं हो रही है, बस इसी कारण तुमने मुझसे तलाक लिया था। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर बन गई थी, इसलिए सभी लोगों की निगाहें मेरे ऊपर थी और सभी लोग मुझे बधाइयाँ दे रहे थे। अगर पत्नी किसी बड़ी पोस्ट पर पहुंच जाती है, तो पति का तो अपने आप ही गर्व सीना से चौड़ा हो जाता है कि देखो, हमारी पत्नी इतनी बढ़िया पोस्ट तक पहुंच गई है। लेकिन आपके अंदर यह गलतफहमियां कहाँ से आ गई? लेकिन अब सभी बातों को भूलकर फिर से तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। फिर से हमारे खुशहाल जीवन की शुरुआत करना चाहती हूँ। लेकिन सुमित अभी भी अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हो रहा था। फिर भी रचना उसे बहुत प्यार मोहब्बत से समझाती है और अपनी गाड़ी में बैठाकर अपने घर ले जाती है। ये दोनों फिर से दोबारा से शादी करते हैं और एक बार फिर से रचना अपने पति के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। दोनों का जीवन अब अच्छा चलने लगता है। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और रचना के बारे में आपकी क्या राय है? क्या सोच आप रचना के बारे में रखते हैं? जो उसने सुमित के साथ किया, वह सही किया था? और सुमित की सोच के बारे में क्या राय देंगे? आप जो भी विचार करें हमें ज़रूर बताइए। और अगर कहानी आपको ज़रा भी पसंद आई हो तो हमारे चैनल स्टोरी विथ वीरू को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए।